नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। वैश्विक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयम बरतने की अपील का चौतरफा असर। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी जारी किए निर्देश। ईंधन की खपत कम करने और अनावश्यक खरीदारी से बचने की सलाह। पुडुचेरी में शपथ ग्रहण आज। एन रंगासामी एक बार फिर लेंगे राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। जोर शोर से हो रही तैयारी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला जारी। भारत की अध्यक्षता में 14 और 15 मई को बैठक का आयोजन। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में वेनेजुएला को बताया अमेरिका का 51वां राज्य। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने जताई नाराजगी। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की भारतीय जोड़ी ने आसान जीत के साथ किया आगाज। आज एकल में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु अपने अभियान की करेंगे शुरुआत। तो पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर जो है पूरी दुनिया पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ती तेल की कीमतों और वैश्विक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन के खर्च को लेकर संयम और बचत की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने और 1 साल तक सोना न खरीदने, वर्क फ्रॉम होम अपनाने की बात कही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से ईंधन की खपत कम करने और अनावश्यक सोने की खरीद न करने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को प्रदेश में व्यवहारिक रूप से अपनाए जाने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव की बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों आदि के फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए, काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की है। उन्होंने पीएनजी, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों आदि के उपयोग पर विशेष बल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी बैठकों, सेमिनारों, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप आदि पर वर्चुअल आयोजन के लिए जोर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री की अपील को अपनाने का आह्वान करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश राष्ट्रहित में पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने के लिए संकल्पित है। आगामी आदेश तक मेरे कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम वाहन होंगे और भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं होगी। सभी मंत्रीगण भी यात्रा के समय न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे और साथ साथ नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारी सादगी से कार्यभार ग्रहण करेंगे। प्रदेशवासियों से भी आग्रह है कि वे सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। और इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण संबंधी आह्वान का समर्थन करते हुए दिल्ली सरकार के कार्यों में वाहनों के उपयोग को सीमित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है, जिसे दिल्ली सरकार ने स्वीकार करते हुए सरकारी कार्यों के लिए वाहनों की संख्या कम करने का फैसला लिया है।
इसके तहत मुख्यमंत्री और उनके सभी कैबिनेट सहयोगी, भाजपा विधायक, जनप्रतिनिधि और दिल्ली सरकार के अधिकारी केवल आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे और इसके साथ ही कारपूल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से भी अपील की है कि वे पीएम मोदी के आह्वान का पालन करें और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि ऊर्जा संरक्षण में योगदान दिया जा सके। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश हित में पेट्रोलियम उत्पादों के कम इस्तेमाल, सोने की खरीद को 1 साल तक टालने और विदेश यात्राओं से बचने की अपील पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि ये देश के सर्वोत्तम हित में है। युद्ध की स्थिति न होने पर भी मितव्ययिता और सादगी भारतीय जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए। Prime Ministers, as leaders of the country, calling for austerity measures is a thing that one has to take consideration of country's welfare, and they have to do it. Yeah. And the present Prime Minister has also done it. It is in the best interest of the country. Sure. Even in the absence of war, the India's way of life, it should be of simplicity and austerity. Yes. That is the basic thing that we should observe and practice. और इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर भी खुलकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारत इसमें एक भूमिका निभा सकता है क्योंकि पिछले 1 दशक या फिर उससे अधिक समय में विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति बदली है। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों के बीच जारी संघर्ष नहीं है, बल्कि असल में ये अस्तित्व और कब्जे की लड़ाई है। The present war of West Asia is, we should not think that it is between 2 countries. Okay. So it is, the thing is, it is survival and occupation, some approach to the whole human life, the world view that I should be the master of everything. These wars are not going to finish the humanity. But definitely it will alter and it will have its influence on human life. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे और खबरों के इस सिलसिले को बरकरार रखेंगे। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि भारत 14 और 15 मई 2026 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी करने जा रहा है और इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री और सहयोगी राष्ट्रों के प्रतिनिधिमंडल प्रमुख मुख्य रूप से हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान सभी नेता आपसी हित के तमाम वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन और विस्तृत विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चिली, मालदीव्स, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत दौरे के दौरान तमाम देशों के जो शीर्ष राजनयिक और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे और इस आयोजन की थीम आपको बता दें, ब्रिक्स एट 20 बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण है। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन के दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश इस विषय पर आधारित एक विशेष और बेहद महत्वपूर्ण सत्र में भाग लेंगे और इसके बाद एक और उच्च स्तरीय सत्र का आयोजन किया जाएगा जिसका मुख्य विषय वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार रखा गया है।
आपको बता दें कि इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान आयोजित की गई थी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए विदेशी मेहमानों का आगमन शुरू हो गया है और इसी कड़ी में भारतीय विदेश मंत्रालय ने दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामोला का नई दिल्ली में गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। ये बैठक इस साल के अंत में होने वाले पूर्ण ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों का एक प्रमुख हिस्सा है। और इसी क्रम में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने भी भारत पहुंचे और सुगियोनो के आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और पुडुचेरी में आपको बता दें कि एन रंगासामी आज 5वीं बार राज्य के सीएम पद की शपथ लेंगे। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन एन रंगासामी को लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम से पहले रंगासामी नितिन नवीन और अन्य नेताओं के साथ एयरपोर्ट से लोक भवन तक रोड शो करेंगे। 4 मई को आए पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के परिणामों में रंगासामी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 30 में से 16 सीटें मिली थीं। एन रंगासामी पुडुचेरी के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार ये उनका 5वां कार्यकाल होगा। पहले वो कांग्रेस पार्टी के सीनियर मेंबर थे, लेकिन 2008 में आंतरिक संघर्ष के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 7 फरवरी 2011 को उन्होंने अपनी खुद की पार्टी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की स्थापना की और विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। वहीं तमिलनाडु विधानसभा में आज टीवी के सरकार का फ्लोर टेस्ट है। विजय को आज बहुमत साबित करना है। 234 सदस्यों की विधानसभा में टीवीके के पास 107 विधायक हैं, लेकिन इसी बीच तमिलनाडु की जो राजनीति है उसमें उसकी स्थिति में एक नया मोड़ आ गया है। सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर एआईएडीएमके 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के महासचिव एडप्पाडी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी के विधायकों को निर्देश दिया है कि वे टीवीके सरकार का समर्थन ना करें। और इस बीच 30 विधायकों का समर्थन होने का दावा करने वाले एक दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को एआईएडीएमके विधायक दल का नेता चुन लिया है। पूर्व मंत्री सीवी षणमुगम ने घोषणा की है कि ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवीके सरकार का समर्थन करेगा और ऐसे में विधानसभा में टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। नीट पेपर लीक के मामले में बीती रात नासिक क्राइम ब्रांच ने आरोपी शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। सीबीआई की 4 टीमें नासिक में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दफ्तर पर पहुंची थीं। आपको बता दें कि कथित पेपर लीक के मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को इसका प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के मद्देनजर रद्द करने की घोषणा की थी। नीट यूजी 2026 पेपर लीक के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे इस पूरे नेटवर्क की जो है परतें वो खुलती नजर आ रही हैं और कई अहम जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही हैं। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी के आईजी अजय पाल लांबा के अनुसार संदेह के आधार पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को सीबीआई के सामने पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर सीकर, अलवर, झुंझुनू, जयपुर और एसओजी की टीमों ने मिलकर उन लोगों से पूछताछ की है जिनके पास नीट परीक्षा 2026 का पेपर पहुंचने की संभावना जताई गई थी। करीब 150 से ज्यादा अभ्यर्थी, उनके मित्र और अभिभावकों से पूछताछ के बाद ये जानकारी मिली है कि पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले राजस्थान में हरियाणा के एक व्यक्ति द्वारा भेजा गया। पूछताछ से पता चला है कि उसके पास ये पेपर महाराष्ट्र नासिक से आया था। करीब 150 से ज्यादा अभ्यर्थी और उनके मित्र, अभिभावक, उनसे पूछताछ के पश्चात ये स्पष्ट हुआ कि ये परीक्षा का पेपर
परीक्षा शुरू होने से पूर्व राजस्थान में एक व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला है, उसके द्वारा भेजा गया। उससे पूछताछ में पता लगा कि उसके पास ये पेपर महाराष्ट्र नासिक से आया था। कई लोगों से पूछताछ के पश्चात कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो इस परीक्षा पेपर के गिरोह के रूप में शामिल होने की संभावना है। उन तमाम संदिग्ध व्यक्ति जो हैं, उन व्यक्तियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ शुरू करी है। और आज ही के दिन 13 मई 1998 को भारत ने स्वयं को एक पूर्ण परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित किया था। पोखरण 2 के इस ऐतिहासिक परीक्षण ने न सिर्फ देश की सुरक्षा की नींव को मजबूत किया, बल्कि भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता को भी विश्व स्तर पर प्रदर्शित किया। आपको दिखाते हैं भारत के इस ऐतिहासिक मिशन पर यह खास रिपोर्ट। साल 1998 में जब वैश्विक राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण था, तब भारत ने राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत परमाणु परीक्षणों की तैयारी पूरी की। इस ऐतिहासिक मिशन का नेतृत्व तत्कालीन डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और तत्कालीन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर चिदम्बरम ने किया। परीक्षण का उद्देश्य साफ था, भारत को न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता के साथ एक पूर्ण परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। इसके लिए 11 मई को 3 बड़े परीक्षण किए गए, जिनकी क्षमता 45 किलो टन, 15 किलो टन, 0.2 किलो टन थी, जबकि 13 मई को 2 छोटे सब किलो टन परीक्षण किए गए, जिनकी क्षमता 0.5 और 0.3 किलो टन थी। भारत ने इन परीक्षणों को बेहद गोपनीय तरीके से किया, ताकि विदेशी निगरानी और उपग्रहों की दृष्टि से बचा जा सके। पोखरण 2 की सफलता ने भारत को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दी। भारत को पूर्ण परमाणु संपन्न राष्ट्र की पहचान मिली। हालांकि सफलता के बाद भारत की इस उपलब्धि ने पश्चिमी देशों को हैरानी में डाल दिया। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने भारत पर तत्काल आर्थिक प्रतिबंध लगाए, वित्तीय और सैन्य मदद को स्थगित किया और तकनीकी सहयोग में रुकावटें डाली। इसके बावजूद भारत ने अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने की दिशा में कदम मजबूती से उठाए। लेकिन भारत ने इस आलोचना का जवाब भी स्पष्ट और दृढ़ता से दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भारत का कदम पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के दृष्टिकोण से आवश्यक था। भारत ने अपनी नीति को न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता पर आधारित बताया और स्पष्ट किया कि ये केवल रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इन परीक्षणों के परिणाम स्वरूप भारत ने न केवल अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत किया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि देश अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति पूर्णतः सक्षम है। हिंदुस्तान जो है आज की डेट में उन सारे देशों में शामिल है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, और साथ में हिंदुस्तान की जिम्मेदारी भी बढ़ी है इस रीजन में लेके, इस रीजन में स्टेबिलिटी लाने की वजह से। लेकिन साथ में ये डेटरेंट का काम करता है पाकिस्तान और चाइना की। आज पोखरण 2 सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों और सैन्य शक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी और संतुलित रणनीति का प्रतीक भी बन गया है। इन परीक्षणों के बाद भारत ने अपनी परमाणु क्षमता को लगातार आधुनिक, सुरक्षित और रणनीतिक रूप से मजबूत किया। इसके साथ ही भारत ने परमाणु सुरक्षा और कमांड कंट्रोल सिस्टम को भी अत्यधिक सुदृढ़ किया है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि ये क्षमता पूरी तरह जिम्मेदार और नियंत्रित ढांचे के भीतर रहे। इस पूरी यात्रा ने भारत को एक ऐसी परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया है जो केवल क्षमता नहीं दिखाती, बल्कि संयम और जिम्मेदारी के साथ वैश्विक रणनीतिक संतुलन में भी योगदान देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। सांगली जिले की जत तहसील में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घटना के समय वहां पर 300 से अधिक श्रद्धालु मौजूद थे। तेज बारिश और आंधी के कारण करीब 30 श्रद्धालुओं ने एक दीवार के पास शरण ली थी। तभी दीवार अचानक गिर गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। घायलों को इलाज के लिए जत के अस्पतालों और सांगली सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और महाराष्ट्र के सांगली जिले में दीवार गिरने से जिस तरह से 6 लोगों की मौत हुई है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की उन्होंने कामना भी की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के सांगली में दीवार गिरने से लोगों की मृत्यु की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है और इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर वेनेजुएला का एक नक्शा शेयर कर इसमें अमेरिकी झंडा दिखाया है और इसके साथ ही ट्रंप ने लिखा है कि अमेरिका का 51वां राज्य और इस तस्वीर के माध्यम से उन्होंने वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा बताया है। ट्रंप ने हालांकि इससे पहले भी इस बात के संकेत दिए थे कि वो वेनेजुएला को 51वां राज्य बनाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रंप के इस पोस्ट के बाद वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विरोध जताते हुए कहा है कि वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां राज्य बनने पर कभी भी विचार नहीं किया है। रोड्रिगेज ने कहा कि वेनेजुएला अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखेगा और किसी भी समय अमेरिका का हिस्सा बनने की कोई योजना नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिकी सुरक्षा बलों ने जनवरी में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया था। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद बात कर लेते हैं खेल की खबरों की। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन में विजयी शुरुआत की है। भारतीय जोड़ी ने पहले दौर में इंडोनेशिया के मौलाना और एरविया शाह की जोड़ी को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है और 3 गेम तक चले मैच में सात्विक और चिराग ने पहला गेम 21-19 से जीता। हालांकि दूसरे गेम में इंडोनेशियाई जोड़ी की ने 23-21 से वापसी की, लेकिन निर्णायक गेम में भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21-10 से जीत दर्ज की। भारतीय जोड़ी का सामना अब अगले दौर में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गूटिंग और मोहम्मद ढाकाल से होगा। और थॉमस कप में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने के बाद अब भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों की नजरें व्यक्तिगत सफलता पर टिक गई हैं। $5 लाख इनामी राशि वाले थाईलैंड ओपन में आज से एकल की शुरुआत होगी और भारत की सबसे बड़ी उम्मीद 7वें वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन होंगे। कोहनी की चोट के कारण थॉमस कप सेमीफाइनल नहीं खेल पाने वाले लक्ष्य पहले दौर में सिंगापुर के जैसन तेजियाहेंग से भिड़ेंगे। वहीं युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी के सामने कठिन चुनौती होगी। आयुष का सामना जापान की 6ठी वरीयता प्राप्त विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता कोडाई नाराओका से होगा। पूर्व विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत के सामने पहले ही दौर में कड़ी परीक्षा होगी। श्रीकांत का मुकाबला सिंगापुर के 8वीं वरीयता प्राप्त लो कीन यू से होगा। महिला एकल में 6ठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु पहले दौर में चीनी ताइपे की तुंग सियू तुंग से खेलेगी। मलेशिया में सेमीफाइनल और इंडोनेशिया में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सिंधु को खिताब का सूखा खत्म करने के लिए प्रदर्शन में निरंतरता लानी होगी। महिला वर्ग में भी भारत की युवा खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगी। उन्नति हुड्डा का मुकाबला थाईलैंड की 4थी वरीयता प्राप्त पोनपावी चोचुवोंग से होगा। देविका सेहाग जापान की नत्सुकी नदायरा से भिड़ेंगी, जबकि तन्वी शर्मा का सामना होगा हिना अकेची से। और उज्बेकिस्तान के ताशकंद में जारी एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत के लक्ष्य फोगाट ने अंडर 17 वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। लक्ष्य ने 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया के सियोंगमिन ली को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे भारत के 4 अन्य मुक्केबाजों को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।